का हमारे YouTube चैनल पे बात करेंगे इंडियन ऑयल शेयर के बारे में। काफ़ी सारी नई अपडेट्स आती नज़र आ रही हैं और वीडियो के एंड पर बात करेंगे कुछ डिविडेंड स्प्लिट और काफ़ी सारी कंपनियों ने नए बोनस की घोषणा भी करी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से भी करना चाहेंगे, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाला सारा अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही। तो काफ़ी सारी मिक्सअप अपडेट्स आती नज़र आ रही हैं जिसको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे। लास्ट तक आप लोगों को लास्ट वाली वीडियो में ये तो पता ही है कि जो पॉइंट था वो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ बढ़ाने और इसके साथ रूस से कच्चा तेल खरीदने बंद करने की बात कही गई, जिसकी वजह से कच्चा तेल दूसरे देशों से रूस के बजाय सस्ते से महंगा, कुछ महंगा यहाँ पर $3-4-5 प्रति बैरल जो है महंगा देखने के लिए मिला। जहाँ तक हमें सीन क्लियर था। अब आगे क्या अपडेट्स हैं स्टेप बाय स्टेप समझ लें, जिसमें मिक्सअप अपडेट्स हैं, अच्छी भी और कोई नो अच्छी। पहला पॉइंट तो हमारे लिए ये गुड न्यूज़ है इंडियन ऑयल के लिए कि कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की जो तेल विपणन कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ रुपए के मुआवजे को मंजूरी दी। तो बजट स्टैंडर्ड पर ये अपडेट हमें देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा और भी कुछ चैनल्स हैं जहां पर ये अपडेट हमें देखने के लिए मिली। आपको पता है कि एलपीजी में पहले घाटा रहा है, 200 रुपये प्रति सिलेंडर जो था वो काफ़ी महंगा, जो कंपनियों को घाटा इंडियन ऑयल को होता काफ़ी समय नज़र आया, जिसकी वजह से अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक मुआवजे को मंजूरी जो है मिलती नज़र आई है, जो कि एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। इस अमाउंट से पहले भी स्टेटमेंट आई थी कंपनी के, तो हमने आपके साथ वो सारी शेयर्स करी थी। तो ये वैसे ही एक अच्छी अपडेट है कि 30,000 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। और तो और ये पैसा जो है 12 किस्तों में वितरित किया जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पर ये भी है, ये एक अच्छी अपडेट है। तीसरा पॉइंट समझेंगे तो एक और अपडेट है जहां पर भारत में पहली बार इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी को टिकाऊ विमान ईंधन उत्पाद के लिए प्रमाणित किया गया। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलते नए नजर आए हैं, सर्टिफाई किया गया है और ये एक अच्छी अपडेट है काफ़ी, क्योंकि समझा जाए तो एसएएफ और एटीएफ जो है ये ईंधन रहता है जो एयरप्लेन्स में या एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर्स में डलता है। तो ये विमान ईंधन की वजह से यहाँ पर इनको ये जो प्रमाणित किया गया है टिकाऊ विमान ईंधन के लिए, तो जो कि अच्छी अपडेट देखने के लिए मिल रही है। और तो और एक पॉइंट अगला समझ लें तो ट्रंप के दबाव में भारतीय सरकारी रिफाइनरियों ने गैर रूसी तेल खरीद बढ़ा दी, यानी कि रूस से तेल कम कर दिया या बंद कर दिया। 2 पॉइंट हैं। तीसरा पॉइंट यहां पर है कि जो रूस से अन्य कंट्रियां हैं वहां से तेल का उत्पादन बढ़ा दिया गया। तो ये रिटर्स पर हमें एक अपडेट देखने के लिए मिल रही है। अब देखिए सिंपल सा पॉइंट है, रूस हमें कच्चा तेल सस्ता दे रहा। हम पॉइंट पर बात करें अदर कंपैरिजन कंट्रियों के, यूरोपियन कंट्रीज के अलावा या और कंट्रियों के अलावा, रूस हमें कच्चा तेल सस्ता दे रहा था, लेकिन अब क्या होगा, कच्चा तेल हमें थोड़ा महंगा पड़ेगा। लाइक शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ सकती है और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर। अगर हम रूस से कच्चा तेल नहीं खरीद रहे, अदर कंट्री से खरीद रहे हैं, उसके लिए एक और अपडेट है, वो भी समझते हैं। फिलहाल एक पॉइंट क्या है, रूसी तेल खरीद रोकने के बाद इंडियन ऑयल बीपीसीएल ने हाजिर कच्चे तेल की खरीदारी की और नवीनतम विविधन में अक्टूबर के लिए 5 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीद इंडियन ऑयल ने। वहीं पर सूत्रों के अनुसार भारत की इंडियन ऑयल ने सितंबर डिलीवरी के लिए नाइजीरिया से कच्चा तेल खरीदा। तो चीज क्लियर है कि रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदा गया, अगर सितंबर में नाइजीरिया की बात यहां पर कही गई है। और तो और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, अगर व्यापार सूत्रों की बात करें तो भारत की रिफाइनरी कंपनी ने सितंबर डिलीवरी के लिए नाइजीरिया से अगबामी कच्चा तेल 1 मिलियन बैरल खरीदे हैं और ICE चैट के माध्यम से आयोजित निविदा ट्रैफिगुरा को प्रदान की। एक पॉइंट यहां पर हमारे पास ये है। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि रूस में तेल की कीमतों में गिरावट के बीच भारत की इंडियन ऑयल ने अमेरिका और अबू धाबी से भी 70 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा। तो एक साथ नाइजीरिया की बात हमने समझी। दूसरी पॉइंट यहां पर 70 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा गया है। कहां से? अमेरिका और अबू धाबी से। दैट मीन बनी बात है कि यहां पर कहीं ना कहीं हमें कुछ महंगा सिनेरियो बनता नजर आएगा। इसके अलावा मेन पॉइंट को समझने की कोशिश करें तो वो क्या है, 4.5 मिलियन बैरल अमेरिका कच्चा तेल, कनाडा के वेस्टर्न कैनियन सेलेक्ट से 5 लाख बैरल, अबू धाबी से 2 मिलियन बैरल दास क्रूड। ये खरीद पिछले शुक्रवार को बंद हुए स्पॉट ट्रेडर के जारी हुई है। कई व्यापारियों से डिलीवरी भी संभाली गई है।
सो पॉइंट एक क्लियर है कि कच्चा तेल रूस से नहीं खरीदा जा रहा। दूसरा पॉइंट ये भी क्लियर होता नजर आ रहा है इन अपडेट्स के अकॉर्डिंग कि कहीं और से खरीदा जा रहा है, और जहां से खरीदा जा रहा है वो भी कंट्रियों के नाम हमारे सामने ही है। तो नो डाउट कहीं ना कहीं कच्चा तेल कुछ महंगा देखने के लिए मिलेगा, जो कि कंपनियों को ही उसकी लागत पड़ेगी। और एक पॉइंट यहां पर यह भी है कि राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन ऑयल और अन्य सरकारी रिफाइनरियां जैसे कंपनी एचपीसीएल, बीपीसीएल और एमआरपीएल ने पिछले सप्ताह रूसी तेल नहीं खरीदा, और यह ऐसे समय में हुआ है जब यूरोपियन संघ ने रूसी ऊर्जा और अधिक प्रतिबंध लगा। तो अमेरिका ने भारतीय 6 कंपनियों पर ईरानी पेट्रोलियम, मेथनॉल, पॉलीइथाइल और टॉलीयूनी सहित पेट्रोकेमिकल उत्पादों से जुड़े करोड़ों डॉलर के लेन देन में कथित रूप में शामिल होने के आरोप में प्रतिबंध भी लगा दिए। और ईरान के खिलाफ अमेरिका प्रतिबंधों के उल्लंघन पर वैश्विक कार्रवाई के तहत यह कार्रवाई भी की गई है, जिसके तहत इन कंपनियों की अमेरिका स्थित संपत्तियों को जब्त कर ली गई है और अमेरिकन संस्थाओं को उनके साथ व्यापार करने से भी रोक दिया गया है। देखिए ये काफी एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर एक पॉइंट को समझिए, अगर हमारा कच्चे तेल से हम जो पेट्रोल या अगर फ्यूल या कोई डीजल या कुछ भी चीजें बना रहे हैं और उस बिजनेस को हम लोग अदर कंट्रियों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर हम उन सामान को अदर कंट्रियों में बेच रहे हैं जिससे हमें मुनाफा मिलता है, अगर उस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं कंपनियों पर घाटा भी लगेगा। तो ये भी एक पॉइंट हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। दो साइड पर यहां पर पॉइंट देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन एक अच्छी अपडेट इसके बीच क्या है, वो है ओपेक प्लस, यानी कि यूरोपियन कंट्रियां, जहां पर सितंबर के लिए 5.47 लाख बैरल दिन की अतिरिक्त सप्लाई बढ़ाने पर सहमति दी गई है और लगातार 6ठी बार सप्लाई बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है। और अप्रैल से अगस्त तक पहले उत्पाद में तेज बढ़ोतरी की जा रही है। और अगर तेज बढ़ोतरी की जाएगी तो नो डाउट कहीं ना कहीं क्या होगा, आप लोगों को भी मालूम है कि तेल की बढ़ोतरी होगी। अगर तेल ज्यादा बढ़ोतरी की जा रही है तो दैट मीन कहीं ना कहीं कच्चे तेल के दाम सही बने रहेंगे। जैसे कि फिलहाल अब की बात करें तो 60 से 67 क्रूड ब्रेंट के ऑयल प्राइस बने हुए हैं, जो कि 70 से नीचे हैं, जो कि एक अच्छी बात है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए। और ये अच्छी अपडेट हमें एनडीटीवी पर भी देखने के लिए मिली। सो कहने का मतलब है कि मिक्स जो है स्टेटमेंट्स आती नजर आ रही हैं। अब पॉइंट यहां पर ये है कि देखिए फिलहाल हो सकता है पहला जो कंपनी का Q1 का रिजल्ट है वो तो कहीं ना कहीं अच्छी एक्सपेक्टेशंस काफी एनालिसिस द्वारा करी जा रही है, और नो डाउट हो सकता है कच्चा तेल कम रहा है तो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट तो है ही। लेकिन अगर अगली बार की बात कही जाए तो वो जो रिजल्ट होंगे उस पर कोई विचार करना या कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर सिनेरियो जो चलते आ रहे हैं वो एक बोथ कॉम्बिनेशन बनता नजर आ रहा है। एक साइड प्लस पॉइंट, एक साइड माइनस पॉइंट, एक साइड माइनस पॉइंट, एक साइड प्लस पॉइंट। तो एक कॉम्बिनेशन जो है प्लस माइनस का बनता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से सेकेंड क्वार्टर में कुछ यहाँ पर प्रॉपर जो है वो एक सिनेरियो जो है नहीं कहा जा सकता कि क्या देखने के लिए मिल सकता है। तो डिपेंड करेगा कैसी अपडेट्स हैं, कैसी न्यूज़। माहौल जो है वो बनता फिलहाल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए नजर आ रहा है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी देखिए मार्केट सुप्रीम है, मार्केट में क्या होता है मार्केट ही डिसाइड करेगा। लेकिन फिलहाल अपडेट्स के अकॉर्डिंग देखें तो कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वार्टर के बाद वाला जो सिनेरियो है वो कहीं ना कहीं महंगा रहने वाला है पहले के अकॉर्डिंग। एनालिसिस की बात कर लें तो 30 एनालिसिस हैं रिकमेंडेशन करने के लिए, जहां पर 7 सेल की बात कर रहे हैं, 5 होल्ड की बात कर रहे हैं, 5 फिर बाई की बात कर रहे हैं, और 13 एनालिसिस ऐसे हैं जो स्ट्रांगली बाई की बात कर रहे हैं। मजे की बात यहां पर यह है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि DI की कैटेगरी में देखें तो LIC ने काफी अच्छा स्टेक इंडियन ऑयल में बनाया, और भी काफी सारी खरीदारी इंडियन ऑयल में LIC द्वारा करी गई है, जिससे वजह से 6.4% का स्टेक या शेयर्स यहां पर इंडियन ऑयल पे LIC के पास है। और तो और नो डाउट कंपनी का डिविडेंड यील्ड आपको पता ही है। 2023 की बात कर लें तो 8 रुपये डिविडेंड दिया है कंपनी ने 10 नवंबर और 28 जुलाई को। 7 रुपये का डिविडेंड 2024 को भी 12 जुलाई को मिला, और फिलहाल एक फाइनल डिविडेंड जो है 8 अगस्त की बात कही जा रही है, जो आता नजर आएगा। नो डाउट कंपनी की बोनस हिस्ट्री भी अच्छी रही है। 2003 से कंपनी ने बोनस देने शुरू किए हैं 1.2, 1.1, 1.1 के अनुसार। 2022 में भी कंपनी ने 1.2 रेशो का बोनस दिया। L&T इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी में भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगी, तो इस पर एक अपडेट आती नजर आई। लॉरेंस जर्को की सहायक कंपनी है L&T एनर्जी ग्रीन टेक। हरियाणा में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पानीपत रिफाइनरी में भारत की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने की योजना की घोषणा हो गई। यह प्लांट बिल्ड ऑन ऑपरेट BO आधार पर विकसित किया जाएगा
25 वर्षों तक इंडियन ऑयल को सालाना 10,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन की आपूर्ति करके देगा। दीर्घकालिक साझेदारी से इंडियन ऑयल को अपने रिफाइनिंग कार्यों को कार्बन मुक्त करने और भारत के नेट जीरो लक्ष्य को योगदान देने में मदद मिलने की उम्मीद। 24 घंटे संचालित होने वाला यह संयंत्र हरित हाइड्रोजन के उत्पाद के लिए नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करेगा। उत्पाद प्रक्रिया गुजरात के हजीरा स्थित एल&टी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अत्याधुनिक सुविधा में उच्च दबाव वाले क्षारीय इलेक्ट्रोलाइज पर निर्भर करेगी। मिशन का समर्थन करती है। हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है और आत्मनिर्भर स्वच्छता तकनीकी की ओर बढ़ते हमें ये नजर आ रहे हैं। रूस भारत से डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदता नजर आया है, क्योंकि जब से यूक्रेन का युद्ध हुआ तो रूस ने भारत को कम दामों में तेल बेचना शुरू। और अगर बात कर लें दूसरे देशों की, जैसे कि सऊदी अरब, इराक, तो ये जो देश हैं ये ब्रेंट क्रूड के करीब या उससे थोड़ा कम कीमत पर तेल बेचते हैं, यानी $80-85 प्रति बैरल, जिससे 10 से 15% तेल जो है महंगा हो जाता है। और अगर भारत मध्य पूर्व के समान मात्रा में तेल खरीदता है तो प्रति बैरल यानी कि $4 से $5 के अतिरिक्त खर्च के कारण सालाना अरबों डॉलर का अतिरिक्त बोझ भारत पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए 20 लाख बैरल प्रतिदिन के याद पर $4 प्रति बैरल का अंतर सालाना यानी कि $2.9 अरब का अतिरिक्त खर्च बनता है। एक लास्ट पॉइंट इस पर बात करें तो रूसी तेल की डिलीवरी लागत जो डिलीवरी की जा रही है उसकी अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि रूस भारत को समुद्री मार्गों से तेजी से आपूर्ति कर लेता है। और वहीं पर हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा है कि अन्य देशों की तेल की आपूर्ति संभव है, लेकिन ये महंगा होगा और लॉजिस्टिक की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। पश्चिम एशिया में जंग की वजह से वैश्विक तेल आपूर्ति पहले से स्थिर है। अब ईरान पर इजराइल ने हमला किया तो ईरान ने होर्मुज जल मार्ग जो है उसको बंद करने की धमकी दी। ऐसी स्थिति में भारत के लिए समस्या भी पैदा। तो ये कोई अच्छी खबर तो नहीं है अगर ऐसा कुछ देखने के लिए। पर पी रेशो की बात कर लें तो क्या वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग, पी रेशो के अकॉर्डिंग स्टॉक इस समय महंगे प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। वैसे तो 10 के नीचे अगर स्टॉक की पी रेशो रहती है तो वेल एंड गुड है, लेकिन यहाँ पर 17.71 देखने के लिए मिल रही है। IOCL से बेहतर HPCL BPCL की पी रेशो देखने के लिए मिल रही है, लेकिन और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें से IOCL बेस्ट दे रहा है। लेकिन देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा महंगा स्टॉक नहीं है अगर वैल्यूएशंस के हाँ, अगर कुछ नीचे की तरफ मिलता है तो और वेल एंड गुड है। लंबे समय के लिए अच्छा निवेश यहाँ पर अच्छे सिनेरियो बनाता नजर आ रहा है। लेकिन दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, कंपनी के रिजल्ट और दूसरा रिजल्ट से पहले या रिजल्ट के बाद क्या रहता है देखने वाला, वो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। वहीं पर कंपनी का इन एवरेज एक अच्छा रिजर्व जोन बढ़ता नजर आ रहा है। अगर रिजर्व कंपनी के पास अच्छा रहता है तो बोनस डिविडेंड जैसी चीज़ें देनी कंपनी के लिए आसान बात रहती। पी रेशो की बात हमने की। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी FII DII क्वालिफाई इंस्टीट्यूट का काफ़ी अच्छा निवेश बना हुआ है। गवर्नमेंट का स्टेक बना हुआ है, पब्लिक का स्टेक बना हुआ है। नंबर शेयर होल्डिंग यहाँ पर इन एवरी क्वार्टर कहीं जंप देखने के लिए यहाँ पर मिल। एक अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न स्टॉक में बना हुआ है। एक अच्छा रिजर्व कंपनी के पास पड़ा है। पी रेशो के अकॉर्डिंग काफ़ी कोई बहुत महंगा वैल्यूएशन नहीं है। सो PSU स्टॉक्स पर ब्रोकरेज जो हैं बुलिश होते नजर आ रहे हैं वित्त मंत्रालय के एक फैसले के बाद। जो बिजनेस पर एक अपडेट देखने के लिए मिल रही है, जहां पर पिछले हफ्ते वित्त मंत्रालय ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया। LPG गैस सब्सिडी को लेकर इन कंपनियों के नुकसान की भरपाई के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया ही था कि इनको सिलेंडर के पीछे काफी नुकसान रहा। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक LPG सिलेंडर सब्सिडाइज को लेकर कंपनसेशन मैक्सिमम पर काम कर रहा है, मैकेनिज्म पर, और दिशा में लिया गया कोई भी फैसला BPCL, HPCL और इंडियन ऑयल यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए बड़ी राहत होगी। ग्लोबल एनालिसिस HSBC ने तीनों स्टॉक्स को लेकर पॉजिटिव रिपोर्ट जारी की है। HSBC ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि LPG सब्सिडी को लेकर किसी तरह का पॉजिटिव अपडेट ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के फेवर में होगा। क्रूड ऑयल का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में रेंज बाउंड नजर आ रहा है। ऑटो फ्यूल की डिमांड भी स्टेबल नजर आ रही है और रिफाइनिंग मार्जिन भी डिसेंट बना हुआ है। और ये तमाम जो फैक्टर हैं वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए पॉजिटिव है। किसी कारणवश क्रूड ऑयल की कीमत घटती है तो इन कंपनियों का मार्केट मार्जिन और बढ़ जाएगा। और ओपेक की तरफ से प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला, ओपेक यानी कि क्रूड ऑयल जो देश हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे देश 8-10 देश इकट्ठे बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, जहाँ से तेल ज़्यादातर निकलता है। तो फैसला जो है बना रहेगा दबाव। और कुल मिलाकर इस समय ऑयल PSU स्टॉक के लिए कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स नजर आ रहे हैं। तो ऐसा HSBC का कहना है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए। और वहीं पर
इंडियन ऑयल पर तो उन्होंने 180 के टारगेट भी दे दिए हैं और बाइंग की रेटिंग भी दी है। फिलहाल इंडियन ऑयल हरित जेट ईंधन उत्पाद के लिए पानीपत डीजल रिफाइनरी का उन्नयन करेगी, यानी कि इंडियन ऑयल अपग्रेड करता पानीपत डीजल रिफाइनरी को ग्रीन जेट फ्यूल प्रोडक्शन से नजर आएगा। काफी ये अपडेट देखने के लिए अच्छी हमें मिल रही है। सो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने यानी कि नेक्स्ट ईयर टिकाऊ विमान ईंधन जो एयरप्लेन्स में ईंधन जो है यहाँ पर डलता है SAF, उसके उत्पाद के जो एम से अपग्रेड करने के लिए जो पानीपत रिफाइनरी है 3 लाख बैरल प्रतिदिन की डीजल डिस्फ्राइजर इकाई को बंद करने की योजना बनाई। तो यह कंपनी जानकारी कंपनी के रिफाइनरियों के प्रमुख यानी कि अरविंद कुमार जी ने गुरुवार को दी। कुमार ने नई दिल्ली में एक उद्योग कार्यक्रम में बताया कि डीजल इकाई का ओवरऑल हाल इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में होने वाला है और भारत का लक्ष्य है 2027 तक यानी कि अगले साल तक जो विमान ईंधन है उसमें 1% स्थायी विमान ईंधन यानी कि SAF का उपयोग करना है, जिसे 2028 तक दुगुना करके 2% कर। सो रिफाइनरी के बंद होने से डीजल उत्पाद पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिफाइनरी के पास पानीपत संयंत्र में अतिरिक्त डीजल हाइड्रोट्रिट्स है। दैट मीन कि ये रिफाइनरी के जो डीजल बंद होने के उत्पाद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अलग से सिस्टम जो है बने हुए हैं। और उन्नत इकाई प्रौद्योगिकी खाद्य तेल प्रति वर्ष 30,000 मीट्रिक टन ASF का उत्पाद करेगी और देश की सबसे बड़ी रिफाइनर कंपनी इंडियन ऑयल SAF बनाने के लिए जो अदर रिफाइनरियां हैं कुछ कैरोसिन उत्पाद इकाइयों को भी उन्नत अपग्रेड करने पर विचार करेगी। और तो इंडियन ऑयल जल्द ही 70,000 टन प्रति वर्ष क्षमता वाले यानी कि हरित हाइड्रोजन संयंत्र और एक स्थायी विमान ईंधन परियोजना के लिए बोलियां भी मंत्री करेगा और पानीपत रिफाइनरी में 10,000 टन प्रति वर्ष क्षमता वाली हरित हाइड्रोजन सुविधा बनाने के लिए इंजीनियरिंग क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लॉरेंस एंड टर्बो को पहले ही बोली दे दी। तो ये एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है। L&D संयंत्र का निर्माण और संचालन करेगी। इंडियन ऑयल को 397 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से हरित हाइड्रोजन बेचेगी और भारत ने रिफाइनरियों के लिए 2030 तक अपनी हाइड्रोजन की आधी मांग को हरित हाइड्रोजन के माध्यम से पूरा करने का लक्ष्य भी रखा है। काफी काम की खबर है। अब यहाँ पर 2 मिनट के लिए करीब समझेंगे क्या फायदा किस तरह से होगा, जिसके लिए आपको आने वाले समय में भी इंडियन ऑयल की काफी चीजों का समझ लगेगा। मेन इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी के लिए देखिए, लागत का बोझ कम होगा, मुनाफा बढ़ेगा। LPG को लागत से कम कीमत पर बेचने से कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जिसे अंडर रिकवरी कहा जाता है। और अगर सरकार इनकी भरपाई करती है तो कंपनी की बैलेंस शीट पर से घाटे का बोझ हटेगा और उनकी कमाई में सुधार होगा। इससे निवेशकों को कंपनी के भविष्य की ग्रोथ पर भरोसा बढ़ेगा। जैसे ही सब्सिडी को लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिलती है तो आधिकारिक ऐलान होता है, यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है, तो इन कंपनियों के शेयर में पॉजिटिव असर दिख सकता है। निवेशक इसे पॉजिटिव ट्रिगर मानते हैं। ऐसे समय पर शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है, ऐसा इनके द्वारा कहना है। अब होगा या नहीं वो बाद की बात है, लेकिन एक चीज क्लियर हो रही है, अगर ऐसा होता है तो लंबे समय में काफी अच्छे सिनेरियो चेंज होते नजर आएंगे जो कि पॉजिटिव होंगे। कैपेक्स पर भी विस्तार की योजनाओं को भी बल मिलता नजर आएगा। जब कंपनियों को मुआवजे की राशि मिलेगी तो उसका इस्तेमाल नए प्रोजेक्ट्स या ऑपरेशंस में सुधार करना, मतलब कि इन कंपनियों को अपनी ग्रोथ प्लान को आगे बढ़ाने के लिए फंड मिलेगा, जिसे लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन हो सकता है। इससे पहले अनुभव से मिला है कि इससे पहले भी जब 2021-22-23 सरकार ने सब्सिडी की भरपाई की है और यह बड़ी राहत का पैकेज हो। बाकी मेन पॉइंट डिस्क्लेमर में है और इससे ज्यादा मेन पॉइंट क्या है, देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 100 रुपए भी इंडियन ऑयल में निवेश करने हैं तो 5-5 रुपए करके 20 बार में निवेश करें। जैसे जैसे स्टॉक 10-10 पॉइंट 5-5 पॉइंट एटलीस्ट गिरता है, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन करते रहें। अगर स्टॉक नीचे भी आएगा तो आपको एक अच्छा एवरेज रहेगा और कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा यहाँ पर लंबे समय में अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या पहला क्रूड ऑयल के प्राइसेस और दूसरा कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सिनेरियो जो है देखा जा सकता है। बाकी देखिए, ऐसा मेरा निजी विचार है, मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए। बाकी आप फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी जरूर लें। जहाँ की बॉन्ड की बात कही जा रही है, बॉन्ड पर मैंने वैसे आज 2-4 दिन पहले तो आपके साथ डिस्कस किया था, शायद आगे भी किया हो, कि यहाँ पर बॉन्ड की अपडेट आती नजर आ सकती, क्योंकि कंपनी ने बॉन्ड पहले कैंसिल कर दिया था। तो फिलहाल अडानी इंडियन ऑयल और अडानी गैस परिमितियां बॉन्ड बिक्री के जरिए $161 मिलियन जुटाएगी, जो कि बहुत बड़ी रकम है। और यह धन उगाही ऐसे समय में हो रही है जब सरकार गवर्नमेंट ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को फिलहाल 6% से बढ़ाकर 2030 तक 15% करने की योजना बना रही है। और तो और मामले से परिचित लोगों के अनुसार इंडियन ऑयल और अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड बॉन्डों की बिक्री से 13.78 बिलियन रुपए यानी कि $161 मिलियन जुटाने की योजना बना रही है।
जो इस वर्ष यानी कि 2025 भारत में इस तरह का सबसे बड़ा सौदा हो सकता है। सूत्र ने नाम न बताने की शर्त बताया कि कंपनी जो सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और अरबपति गौतम अडानी के अडानी गैस टोटल लिमिटेड का संयुक्त एक उद्यम है और अनिवार्य रूप से परिवर्तीय डिबेंचर के माध्यम से 4 किस्तों से धन जुटाने की योजना बना रही है और एक निश्चित डेट और इक्विटी में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ब्लूमबर्ग द्वारा आंकड़ों के अनुसार शहरी गैस वितरण जो कंपनी का यह सौदा है इस साल मार्च में अडानी की एक अन्य कंपनी ATL HBDC द्वारा की गई 9 अरब रुपए की पेशकश के बाद से देश में इस तरह का सबसे बड़ा हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट हो सकता है और इस रास्ते से कंपनी को पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी और मौजूदा इक्विटी को बाद में तब तक के लिए टाला जा सकेगा जब मूल्यांकन संभावित रूप से अधिक बढ़िया होगा, अनुकूल होगा। तो एक बड़ा उद्यम जो है हमें होता इंडियन ऑयल और अरबपति गौतम अडानी के बीच में नजर आ रहा है और वहीं पर इससे एशिया के शेयरों में परिवर्तीय और विनिमय योग्य बॉन्डों के प्रति बढ़ती मांग को मजबूती मिलती है क्योंकि बाजार में जो अस्थिरता बढ़ती है और उच्च ब्याज दरों के कारण ये निम्न कूपन उपकरण जारीकर्ताओं के लिए तेजी से आकर्षक अट्रैक्टिव भी होते जा रहे हैं। तो सूत्र ने भी बताया है कि अडानी गैस 1, 2 और 3 साल में जरिए 3.5 अरब रुपए और बाकी 3.28 रुपए 4 साल में ऐसे ही उपकरणों के जरिए जुटा सकती है। तो अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं है लेकिन एक अपडेट आती हमें नजर आ रही है जो कि हमें पता ही है कि बॉन्ड पर जो है सहनी जी ने पहले जो बॉन्ड यहाँ पर निकाला था करना था लेकिन वहां पर रिलीज नहीं किया गया, बॉन्ड के जरिए पेमेंट नहीं जुटाई गई क्योंकि यहाँ पर सहनी जी का कहना था कि फिलहाल अभी RBI ने जो रेट कट किया है उसकी वजह से लोन इन फ्यूचर सस्ते मिलेंगे तो उसको देखते हुए इन्होंने सब कैंसिल कर दिया। और तो और यहाँ पर नोमुरा की भी एक रिपोर्ट आती नजर आई है जहां पर उन्होंने काफी अच्छी चीजें डिस्कशन में दी हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की बात की है, 26% तक की बढ़त की बात यहाँ पर कही गई है। नोमुरा इंडिया तेल विपणन कंपनियां ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए अपने लक्ष्य को भी बढ़ाते नजर आए हैं जिसमें से IOCL, BPCL, HPCL के बारे में बात कही गई है। और तो और यहाँ पर मेन पॉइंट समझे तो इंडियन ऑयल के लिए उन्होंने 150 से 160 के टारगेट कर दिए हैं, HPSL के 435 से 540 और BPSL के लिए 360 से 435। नोमुरा का कहना है कि पेट्रोल डीजल के लिए जो मार्केटिंग मार्जिन है क्वार्टर 1 में अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है और तेल विपणन कंपनियों को पिछले 5 वर्षों के अगर औसत बात करें तो 3 रुपए प्रति लीटर की तुलना में 10.30 रुपए प्रति लीटर का मार्जिन मिला। और इस साल अप्रैल की बात कर लें जो कि 1-2 महीने पहले की बात है, उसमें पेट्रोल और डीजल दोनों के लिए सरकार द्वारा घोषित उत्पाद शुल्क में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बावजूद तो काफी अच्छा प्रति लीटर यहाँ पर बताया जा रहा है इनके द्वारा। और फिर भी उन्होंने को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 26-28 के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियां यानी कि आने वाले 2 सालों में जो इनके मार्जिन है 6 रुपए प्रति लीटर रहेगा जो अभी भी काफी अच्छा मार्जिन है। तेल विपणन कंपनियों ने रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल क्षमता विस्तार में भी महत्वपूर्ण जो निवेश की योजना बनाई है और उच्च विपणन मार्जिन में इनमें से कुछ पहलों को आंशिक रूप से वित्त पोषित करने में मदद भी मिल सकती है, गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिल सकती है और एक बड़ा पूंजी का एक बड़ी इन्वेस्टमेंट निवेश की योजना यहाँ पर पेट्रोकेमिकल क्षमता विस्तार के लिए इंडियन ऑयल ने बनाई भी है जो कि हमने आगे शेयर भी की हुई है। 2026 के दौरान सरकार ने जो 30,000 करोड़ की वसूली को ध्यान में रखते हुए जो वित्त वर्ष 25 तक जो लॉस हुआ है LPG के पीछे यानी कि सिलेंडर पे हर सिलेंडर पर काफ़ी लॉस हुआ है इनको कंपनियों को, तो इंडियन ऑयल यहाँ पर जो है और BPCL और HPCL के बीच में एक रूप से विभाजित किया जाएगा तो ये भी एक अच्छी बात है। वहीं यहाँ पर 2026 के दौरान जो देखने के लिए मिला और तो और पॉइंट को मेन समझे तो ब्रोकरेज ने इंडियन ऑयल को अट्रैक्टिव बताया है। अट्रैक्टिव क्या बताया है? उसका मूल्यांकन, यानी कि फिलहाल जहां पर स्टॉक का प्राइस है वो एक अट्रैक्टिव प्राइस है क्योंकि मैंने पहले भी शेयर किया है कि पी रेशो के अकॉर्डिंग की बात करें तो स्टॉक यहाँ पर सही देखने के लिए मिल रहा है कि महंगा नहीं है। और फिर MTPA आपको पता है कंपनी अपनी रिफाइनरी क्षमता भी बढ़ाने की बात कर रही है और बढ़ाती भी नजर आ रही है कंटिन्यूसली और इंडियन ऑयल के पास महत्वपूर्ण डाउन स्ट्रीम विस्तार योजनाएं भी हैं। लेकिन फिलहाल पेट्रोकेमिकल के फिलहाल की बात की जाए वर्तमान में तो डाउन साइकिल के साथ नोमुरा को पेट्रोकेमिकल विस्तार से निकट से मध्यम शॉर्ट पीरियड और मीडियम टर्म की बात करें तो किसी भी अच्छा आय का योगदान की उम्मीद नहीं है पेट्रोकेमिकल से, तो इसका ऐसा इनके द्वारा यहाँ पर कहना है। RBC कैपिटल की बात कर लें तो ओपेक के जो 8 बड़े देश हैं उनके द्वारा 2.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन के वॉलंटरी कट में से 80% उत्पाद वापस लेने जैसा है। अब तक सऊदी अरब ही सबसे ज्यादा उत्पाद बढ़ा रहा है, बाकी देश लक्ष्य से पीछे हैं।
गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो 3 अगस्त को होने वाली अगली मीटिंग जो है ओपेक प्लस सितंबर के लिए भी 5.5 लाख बैरल दिन की बढ़ोतरी का ऐलान करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 9 जुलाई के पहले कई ट्रेड डील्स का ऐलान किया जाएगा और 1 अगस्त से नए टैरिफ लागू होंगे और इससे तेल की मांग और सप्लाई चेन पर दबाव आ सकता है। तो काफी सारे मिक्सअप से पॉइंट्स जो हैं देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट है कि सितंबर में भी 5.5 लाख बैरल की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो और वेल एंड गुड है, कहीं ना कहीं कंपनी अगले क्वार्टर के लिए भी एक अच्छा सिनेरियो बनाती नजर आएगी। वहीं पर अगर हम एक पॉइंट को समझे तो वो क्या है, देखिए भारत की तेल मांग 2050 तक प्रतिदिन 8.3 मिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है और आईओसी इस बढ़ती मांग से महत्वपूर्ण वृद्धि का एक गोल टारगेट लक्ष्य रखती है। आईओसी लक्ष्य ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा पर भी ध्यान केंद्रित करके अपने सुधार करती, जो कि यहाँ पर फॉसिल फ्यूल को कम करना और 2040 तक नेट जीरो इमिशन जो है यहाँ पर कार्बन का है ना, 2050 तक इसका लक्ष्य 200 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन करना है और लाखों टन जैव ईंधन और बायोगैस का उत्पादन करना है। वहीं पर 2047 तक तेल कारोबार की बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन और ईवी चार्जिंग जैसे स्वच्छ ऊर्जा पहलों के साथ जोड़कर $1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की कंपनी बनने की बड़ी योजना है। तो ये कुछ गोल्स हैं इंडियन ऑयल के इन फ्यूचर के लिए। और तो और यहां पर समझे तो कंपनी अपनी अब अक्षय ऊर्जा पर भी काम कर रही है, जिसका लक्ष्य है सौर, पवन, जल विद्युत, जैव ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से 2030 तक ही 31 गीगावाट क्षमता को हासिल करना है। यानी कि जो काम कंपनी फिलहाल कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन साथ में कंपनी अब ई एनर्जी जैसी चीजों पर भी फोकस करी है, जो कि मैंने आगे भी काफी अच्छा डिस्कस किया हुआ है। और जो खुदरा दुकानों पर परिचालन हैं, जो सौर ऊर्जा से संचालित करके स्थिरता को एक बड़ा कदम पहल की ओर उठाया है। इंडियन ऑयल की जो योजना है 2050 तक भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का 8वां हिस्सा पूरा करने की है और स्वयं को भारत के भविष्य के ऊर्जा प्रदर्शन के लिए एक स्तंभ रूप के स्थापित करना चाहती है। वहीं पर पेट्रोकेमिकल उत्पाद को भी क्षमता को बढ़ाती कंपनी कंटिन्यूसली नजर आ रही है, जो कि 2030 तक 3 गुना से अधिक होने की उम्मीद है। गुजरात पानीपत रिफाइनरियों में नए संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं और हल्दिया में ल्यूब ऑयल क्षमता भी बढ़ाई जा रही है, जो कि मैं आपके साथ वैसे पहले वाली वीडियोस में डीप एनालिसिस करता रहता हूं। आगे संडे की वीडियो में कुछ स्पेशल लेकर के आता हूं। और इसके अलावा भी समझे तो ईंधन स्टेशन, थोक भंडार, टर्मिनल, अंत दृश्य डिपो, विपान ईंधन स्टेशन और एलपीजी बॉटलिंग संयंत्रों के साथ एक अच्छा मिश्रण संयंत्रों का नेटवर्क है। देश भर में अपने ऊर्जा पंपों पर लगभग 257 इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी चार्जिंग स्टेशन और 29 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन भी स्थापित किए। तो 257 जो है धीरे धीरे कंपनी ने, आपको पता पिछले साल की बात करें तो सन मोबिलिटी के साथ एक कोलैब हुआ था जो मैंने डिस्कस भी किया था लास्ट ईयर। वहां से कंपनी धीरे धीरे 257 इलेक्ट्रिक वाहन स्टेशन तक पहुंच चुकी है। तो ये काफी अच्छी बात है। कंपनी अभी एनर्जी पर भी फोकस करती नजर आ रही है और कच्चे तेल के दाम भी कम होते फिलहाल नजर आ रहे हैं, जिसका इंपैक्ट आपको कंपनी पर देखने के लिए शेयर पर मिल ही रहा है। यूबीएससी का बड़ा बयान आता ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पर हाई मार्केटिंग मार्जिन्स की बात कही जा रही है और रिटेल फ्यूल प्राइस इन्वायरमेंट की बात भी कही जा रही है, जिसका बेनिफिट सीधा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को होता नजर आएगा अकॉर्डिंग टू यूबीएस। और साथ में टारगेट्स प्राइस भी दिए जा रहे हैं। तो बात कर लें तो स्विस निवेश बैंक यानी कि यूबीएस ने बीपीसीएल पर रेटिंग दी है, लक्ष्य मूल्य बढ़ा दिया है, 390 प्रति शेयर कर दिया है। एचपीसीएल पर भी खरीदे रेटिंग दोहराई और 500 का टारगेट भी दिया। इंडियन ऑयल पर यूबीएस ने 180 रुपए प्रति शेयर का टारगेट दिया है और बाइंग की रेटिंग बनाई रखी है। यूबीएस के अनुसार जो यहां पर मार्जिन्स हैं ईंधन के, वो मूल्य वातावरण जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए उच्च विपणन मार्जिन से प्रॉफिटेबिलिटी होती है और यूबीएस पॉजिटिव बना हुआ है। उम्मीद है कि आगे सहमति से आय में यानी कि इनकम में सुधार होगा और अच्छा पूंजीगत व्यय या कि बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए मजबूत मुक्त कैश यहां पर प्रवाह जो है उसका उत्पन्न होगा। यूबीएस ने कहा कि वित्त वर्ष 26 के लिए 5 रुपए प्रति लीटर का आम सहमति वाला मार्केटिंग मार्जिन रूढ़िवादी प्रतीत होता है और वित्त वर्ष 25 के 6 से 7 प्रति लीटर के स्तर यानी कि 11 प्रति लीटर के मौजूदा स्पॉट मार्जिन की तुलना की जाए तो यहां पर काफी अच्छा सिनेरियो निकल करके आ रहा है, यानी कि पेट्रोल और डीजल पर भी कंपनियों को एक अच्छा बेनिफिट होता नजर आ रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के प्राइस वही है लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइस कम है। मैट्रिक इंस्टीट्यूट इक्विटीज ने भी एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय तेल और गैस क्षेत्र के जो वित्त वर्ष 2026-27 तक
मजबूत वृद्धि देखने को मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी कमोडिटी में भी महत्वपूर्ण अस्थिरता के बावजूद इस क्षेत्र में वृद्धि की संभावना है। पर एमके ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म द्वारा भी शेयर बाजार की नवीनतम सिफारिशें भी यहां पर दी गई हैं। समझा जाए तो एमके ग्लोबल ने शेयर के लिए खरीदे रेटिंग शुरू की है और 170 रुपए प्रति शेयर के टारगेट के साथ यानी कि 15% की करीब बढ़त का संकेत यहां पर देता है। और फिर यहां पर एक और अपडेट देखने के लिए मिल रही है कि दिसंबर तक 55 से $60 पर आ सकता है कच्चा तेल। दूसरी छमाही में सुस्त रहेगी मांग। तो यानी कि कच्चा तेल अगर नीचे की तरफ आता है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए अच्छी बात है। कहीं ना कहीं कंपनियों के मार्जिन्स पर काफी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी बनती नजर आएगी और ये चीज आप लोगों के सामने ही है। और दूसरी छमाही में तेल की जो औसत कीमतें हैं उसका अनुमान क्या है? देखिए दिसंबर 2025 की ब्रेंट की जो कीमतें हैं वो $55 प्रति बैरल 60 के करीब या बीच हो सकती हैं, क्योंकि दूसरी छमाही के लिए औसत कीमत $60 से अधिक सी सकती है। और हमारा मूल्यानुमान यह है कि ओपेक प्लस सुस्त मांग वृद्धि के इस माहौल में कीमतों का आक्रामक रूप से बचाव नहीं करेगा और ये अगर अपना रुख बदलता है तो निश्चित ही पूर्वानुमान बदला जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए और अच्छी बात क्या है समझने वाला कि जो 30 अप्रैल 2025 के संचार में यहाँ पर जब कंपनी के रिजल्ट्स आए थे तो डिविडेंड की कंपनी ने यहाँ पर सिफारिश की थी। तो यहाँ पर 26 जून 2025 को आयोजित बैठक में कंपनी ने ₹3 प्रति इक्विटी शेयर पर डिविडेंड, जो शेयरधारक की रिकॉर्ड डेट है यहाँ पर डिविडेंड की पात्रता की, तो वो है 8 अगस्त 2025 यानी कि फ्राइडे के दिन रहेगी 8 अगस्त को। अगर 8 अगस्त को ये स्टॉक आपके डीमेट अकाउंट में रहेगा तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल बन जाएंगे और 30 दिन के अंदर अंदर जो है अमाउंट यहाँ पर आता नजर आएगा। और 26 जून की यहाँ पर जो मीटिंग रही है वहां पर फाइलिंग में एक कहा गया। यहाँ पर समझे तो कंपनी ने फिलहाल 2003 से अब तक की बात करें, लास्ट 20 ईयर्स की बात कर लें तो 37 डिविडेंड यहाँ पर कंपनी अनाउंस कर चुकी है। इंक्लूड ₹5 शेयर दिया नवंबर में जो कि 2023 में, ₹3 फिर फाइनल 2023 में ही, और जुलाई 12 में भी 2024 में यहाँ पर ₹7 का डिविडेंड दिया अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन की बात करें तो। इंडियन ऑयल से भारत पेट्रोलियम तक तेल विपणन कंपनियों की जो Q1 की मजबूती है, क्या Q1 में उनको मजबूती क्यों मिल सकती है, क्या वो रीजंस हैं, Q1 के रिजल्ट्स क्यों अच्छे आ सकते हैं, तो शॉर्ट में समझेंगे बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट। भारत की सरकारी तेल विपणन कंपनियां IOCL, BPCL और HPCL वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में मजबूत प्रदर्शन के लिए तैयार है, जो बेहतर रिफाइनिंग मार्जिन, उच्च ईंधन विपणन प्रसार और स्थिर कच्चे तेल की कीमतें और LPG घाटे में कमी के कारण। यहाँ पर एक पॉइंट दिया जा रहा है कि उनके पक्ष में अब तक क्या काम कर रहा है। पिछले रिजल्ट से अब तक बात करें तो सिंगापुर सकल रिफाइनिंग मार्जिन जो एशियाई रिफाइनरी के लिए एक बेंचमार्क है, 2026 की पहली तिमाही में औसतन $5.5 BBL रहा, जो Q4 में 3.1 BBL से अधिक है। और यह वित्त वर्ष 2024 की जो Q4 के उच्चतम स्तर को भी दर्शाता है और यह इनकम का एक प्रमुख चालक है। GRM में भी प्रत्येक $1 वृद्धि आमतौर पर तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की इनकम को 14 से 16% तक बढ़ाती है और पेट्रोल और डीजल पर भी बढ़ते प्रसार से रिकवरी की सपोर्ट मिलती है। मेन पॉइंट पक्ष में क्या काम कर रहा है, रिफाइनिंग मार्जिन में उछाल आता नजर आ रहा है जो 14 से 16% तक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की इनकम को बढ़ाती है। सेकंड पॉइंट यहां पर यह है कि मार्केट के मार्जिन जो हैं वो मजबूत बने हुए हैं। मार्केटिंग मार्जिन यानी कि ईंधन विपणन मार्जिन मजबूत बना हुआ है। मार्जिन पिछली तिमाही में ₹6.30 प्रति लीटर से बढ़कर पहली तिमाही में ₹9.3 प्रति लीटर हो गया है। दैट मीन जो Q4 के रिजल्ट पहले रहे उसमें जो मार्जिन था वो 6.3 था, अब जो है फिलहाल 9.3 चलता नजर आ रहा है। और ईंधन मार्जिन पर भी ₹0.5 प्रति लीटर की वृद्धि से कंपनी के आधार पर EBITDA में भी 7 से 11% की वृद्धि होती है। ईंधन मूल्य निर्धारण में और स्थिरता और मजबूत मांग ने कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से संभावित दबाव को कम करने की मदद की। तो ये तो दूसरा पॉइंट है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पक्ष में काम कर रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कच्चे तेल की कीमत की स्थिरता और इन्वेंट्री घाटे को सीमित कर डाला। मार्च में जो क्वार्टर तिमाही के कच्चे तेल की जो कीमत थी वो $70 प्रति बैरल से गिरकर जून में $67 प्रति बैरल हो गई, जो कि हमने देखा
मौजूदा कीमतें $75 के करीब हैं, लेकिन वित्त वर्ष 2025 के औसत $81 प्रति बैरल से नीचे है। सो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के प्रोबल सैन के अनुसार इस कच्चे तेल का जो प्रबंधीय हो जाता है और इन्वेंट्री का नुकसान न्यूनतम हो जाता है, यहां तक कि $1 प्रति बैरल की वृद्धि भी खुदरा मार्जिन पर भी 0.52 रुपए का लीटर का असर डालती है, फिर भी वे ऐतिहासिक स्तरों से ऊपर बने रहते हैं। सो मेन पॉइंट समझे तो कच्चे तेल की कीमतों की बात कही जा रही है, जो कि लगभग Q1 के रिजल्ट्स के बाद काफी समय तक 70 से और 75 से नीचे रहे। ऑल ओवर इस अपडेट में $81 के बैरल के नीचे ही देखने के लिए क्रूड ऑयल के प्राइस मिल रहे हैं। और जो एनालिसिस का कहना है तो उनका भी यही कहना है कि ऐतिहासिक स्तरों से ऊपर बने रहते हैं, क्योंकि 0.53 प्रति लीटर का असर डालती हैं खुदरा मार्जिन पर। सो यहाँ पर एक वृद्धि की बात कही गई है। और वहीं पर एलपीजी अंडर रिकवरी भी कमी आई है। चौथी तिमाही में 247 रुपये प्रति सिलेंडर थी और इस तिमाही में घटकर 177 रुपये हो गई, जो वर्तमान में 151 रुपये से और कम है। यानी कि ऐसे घरेलू मूल्य में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी और अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भी 12-13% की गिरावट के कारण हुआ। दैट मीन एलपीजी घाटे में भी कमी से प्रॉफिटेबिलिटी में मदद मिली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां यहाँ पर और इंडियन ऑयल के लिए स्पेशल काम करते नजर आ रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वडोदरा स्थित गुजरात रिफाइनरी कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान 2 पेट्रोकेमिकल इकाइयों को चालू करके पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में विविधता लाने में मदद के लिए 24,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। बाकी वीडियो जो है हमने बनाया है एजुकेशन पर्पस के लिए। अगर आप कोई भी डिसीजन ले, निवेश करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पहले ले, बड़ी बात खुद स्टडी जरूर किया करें। चैनल पे सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। एक और कंपनी है पतंजलि फूड्स, जो अपने शेयर धारकों को तोहफा देते हुए हर एक शेयर पर 2 बोनस शेयर फ्री में मिलते नजर आएंगे। लेकिन अभी तक इस कंपनी ने यहाँ पर रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है, तो रिकॉर्ड डेट की घोषणा जल्द ही की जाएगी। लेकिन कंपनी ने यहाँ पर जो एक्सचेंज में जानकारी दी है, बैठक में बोर्ड में गुरुवार को हुई बैठक में 2.1 बोनस शेयर जारी करने की सिफारिश की। तो फिर रिकॉर्ड डेट जब तय होगी तभी पता चलेगा क्या सिनेरियो है। लेकिन फिलहाल 2.1 का बोनस रेशो यहाँ और दूसरा HDFC बैंक का भी बोनस जो है। जो बाकी देखिए वीडियो हमने बना है एजुकेशन पर्पस के लिए। कोई डिसीजन ले, किसी भी तरह का निवेश करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें, बड़ी बात खुद भी स्टडी जरूर किया करें। सो चैनल पे आए सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।